गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। ये चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आता है और चैप्टर बहुत इजी भी है, और यदि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो आपके 6 नंबर समझे फ्री के नंबर हैं आपके। आइए अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। ये आपके 10 ईयर के PYQ हैं आपके, लगभग ये 30 to 35 क्वेश्चन की सीरीज है, जो 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है ये, आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर विच इज एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। ये दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं आपको और पता करना है कि इसमें से एलाइलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर कौन सा है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे ये एलाइलिक हैलाइड होता क्या है। सबसे पहले हमको समझेंगे एलाइलिक हैलाइड क्या है। एलाइलिक हैलाइड क्या है? जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो और इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई एक कार्बन अटैच हो, इस कार्बन पर यदि कोई यक्स लगा हो, तो सीरीज याद रखिएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन पर यदि कोई ग्रुप लगा होता है तो इस ग्रुप को हम एलाइलिक कहा जाता है। और जबकि यहाँ पे यक्स लगा हुआ है इसलिए हमने इसको क्या कहा है, एलाइलिक हैलाइड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि यक्स जिस कार्बन से लगा हो उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर पे यह प्रॉपर्टी कहाँ आ रही है। ये आपका रिंग है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है। आप देखिए इससे टैली कीजिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन से देखिए एक नेक्स्ट कार्बन और उस कार्बन पर यक्स लगा हुआ है, और इस कार्बन पर आप चेक करेंगे तो इस पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि सर ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये हमारा एलाइलिक हैलाइड है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। क्या कन्वर्ट करना है? ब्यूट 1इन को किस में कन्वर्ट करना है? 1-आइडोब्यूटेन। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हम लोग को दिया जा रहा है 1-आइडोब्यूटेन को हमको चेंज करना है और 1-आइडोब्यूटेन में चलिए देखिएगा, ये रिएक्शन लिखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह लिखा हुआ है। रिएक्शन हम HBr से करवा रहे हैं। ध्यान ये देने की बात है कि यहाँ पे ये 1-आइडो कह रहे हैं, मतलब जो आयोडीन लगेगा यहाँ पे वो आपके नंबर 1 वाले कार्बन पे लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। उसके लिए आप लोगों ने 2 रिएक्शन पढ़े, एक मार्कोनिकॉफ रूल है और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। मार्कोनिकॉफ रूल वो है कि जब हम किसी चीज़ का रिएक्शन हम HX से करवाते हैं, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इज रिएक्ट विद HX, क्लियर, देन H of HX will go to those double bonded carbon atom which has maximum number of hydrogen। ये आपका मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। यदि हम उस कंडीशन को देखते हैं तो हम H यहाँ लगाएंगे CH2 पे और Br फिर मेरा यहाँ आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 2 ब्रोमो हो जाएगा। फिर हम आगे जब रिएक्शन लेकर आएंगे तो 2-आइडो लगेगा, लेकिन हमको लाना क्या है 1। इसलिए वह रिएक्शन हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। पेरोक्साइड रिएक्शन को हम लोग खरास इफेक्ट भी कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, और इसी को हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, जो मार्कोनिकॉफ का उल्टा है। ये उल्टा कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे जो H वहाँ जाता है, H इसमें वहाँ जाएगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर H की संख्या कम होगी। तो यहाँ पे H कहाँ कम है सर? यहाँ पे। तो ये हमारा जो H होगा वो यहाँ चला जाएगा, वो यहाँ लगेगा आके, और Br हम यहाँ लगा देंगे, Br मेरा यहाँ लग जाएगा। वो कंपाउंड आपका ये लिखा गया है, ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? यहाँ पे ब्रोमो देखेंगे ये कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है। अभी हमारा क्वेश्चन कि हमको 1-आइडोब्यूटेन लेकर आना है। 1-आइडोब्यूटेन मतलब क्या, कैसे लाएंगे हम?
इसमें हम लोग हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड लगाएंगे। दो रिएक्शन होते हैं, एक फिंकल स्टैंड रिएक्शन है और एक आपको शॉर्ट्स रिएक्शन है। एक से हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं और एक से हम ना एल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन हो चला, यहाँ पे हम ऑलरेडी एक ना सोडियम आयोडाइड मैंने ले लिया है, यहाँ पर ऑलरेडी एक हैलाइड है। इस हैलाइड का एक्सचेंज हम इस Br से कर देंगे हम, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड। अब यहाँ देखिए, इस I को हम यहाँ रख दिए और यहाँ से जब ये निकलेगा तो यहाँ से ये भैया आपका NaBr ये अलग हो जाएगा यहाँ से, और वही NaI से I हट के यहाँ चला जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा 1 आइडोब्यूटेन। यहाँ पे I देखेंगे तो कार्बन नंबर 1 पे लगा हुआ है। तो ध्यान देना कि यदि आपके क्वेश्चन में एल्कीन दिया गया हो और 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो बनाना हो, 1 ब्रोमो बनाना होगा तो एंटी मार्कोनिक रूल लगाइएगा, 2 ब्रोमो बनाना होगा तो मार्कोनिक रूल लगाइएगा। एक चीज़ ध्यान देना, एंटी मार्कोनिक रूल केवल HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लगेगा। HBr यदि मैंने ले लिया है और यदि मेरे पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो ये मार्कोनिक रूल ले लेगा ये। तो एंटी मार्कोनिक रूल में आपको पेरोक्साइड लिखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, गिव रीजन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा रदर देन टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हम उसका स्ट्रक्चर बनाना जाने। N मतलब होता है कि कोई स्ट्रेट चेन चली गई हो। N मतलब होता है जैसे कार्बन सीधी चेन में जुड़ता चला जाए, तो इसके हम कॉमन नेमिंग में हम लिखते हैं N एल्काइल, N ब्यूटाइल। अब यहाँ पे जैसे दिया गया है N ब्यूटाइल, देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन है। फिर देखिए टर्सरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर ये दिया गया है आपको। इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि XBr जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये आपका जिस कार्बन से लगा हुआ है वह कार्बन आपका 3 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन Br जिस कार्बन से लगा हुआ है, यह कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, इसलिए ये कार्बन आपका 3 डिग्री कार्बन है। अब कह रहा है कि 3 टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ना का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और N ब्यूटाइल का ज़्यादा होता है। क्यों? रीजन क्या है? ब्रांचिंग, इंक्रीज इन ब्रांचिंग, द सरफेस एरिया ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज। जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है, बढ़ेगी, जैसे ब्रांच बढ़ेगी एल्किल हैलाइड के एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे आप N ब्यूटाइल लिखे हैं, थोड़ा दूर में लिखे हैं, और जब हम टर्सरी कर दिया तो आपने उसको सराउंड करके लिख दिया, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज। वंडर वाल फोर्स क्या होगा? डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप, कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है और आपका N ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ज़्यादा हो जाता है। रीज़न क्या होता है? सरफेस एरिया का, कि यदि आपका सरफेस एरिया घटेगा या सरफेस एरिया घटेगा आपका, तो वंडर वाल फोर्स भी डिक्रीज करेगा, और वंडर वाल फोर्स डिक्रीज करेगा, इसका मतलब है कि आपको उसको तोड़ने के लिए आप थोड़ा सा बॉयल कर देंगे, वो टूट जाएगा आपका। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ, ये आपको कंपाउंड दिया गया, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? रिएक्शन किससे हो रहा है? Br2 से करवाना है। किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में करवाना है। इसका जो मैकेनिज्म होगा वो मैकेनिज्म कैसा है? फ्री रेडिकल। कैसा होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है।
अब यहाँ पे डिपेंड इस बात पे करता है कि सर जो हमारा Br है वो इस H पे, इस कार्बन पे लगेगा कि इस कार्बन पे लगेगा। ध्यान दीजिएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये होता है इसका ऑर्डर। यदि मैं इस कार्बन पर लगाना चाहूँ तो यदि आप देखोगे तो ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन देखिए, ये कार्बन डायरेक्ट ना इस कार्बन जुड़ा हुआ है, देखेंगे ये अलग कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा, एक इससे भी जुड़ा है और एक इस यहाँ से भी जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है ये? 2 डिग्री। डिग्री मतलब समझिएगा कि कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो वह कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा, डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट 2 से जुड़ा है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने पढ़ा है 1 2 3 में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कम स्टेबल होगा और 1 डिग्री और कम स्टेबल होगा। अब यहाँ पे 2 ही डिग्री का बन रहा है, तो इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री। इसलिए हम भी R को 2 डिग्री वाले कार्बन पर लेकर आएंगे जहाँ पर 2 डिग्री कार्बन होगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा, ये बन रहा है हमारा कंपाउंड। इस कार्बन पर ये जो आपका CH लगा हुआ है, इसी कार्बन हमने क्या लगा दिया? Br, क्योंकि ये कार्बन कैसा है मेरा? 2 डिग्री है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना? 4 1 ब्रोमो इथाइल नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which would undergo SN1 reaction faster in the following pair and why? ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। SN1 SN2 से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना है। CH3 CH2 Br, CH3 CH2 I, क्लियर है? इस क्वेश्चन में चीज देखेंगे, इसमें दोनों में एल्काइल ग्रुप सेम है। यहाँ देखेंगे CH3 CH2 लिखा हुआ है, यहाँ पे CH3 CH2 लिखा हुआ, एल्काइल ग्रुप सेम है। अंतर कहाँ आ रहा है? Br में और यहाँ पे I में, मतलब यहाँ पे X जो हमारा जो है वो डिफ़र कर रहा है, वो आपका डिफ़र कर रहा है। तो हम एल्काइल हैलाइड से तो हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे क्योंकि सेम आ रहा है, तब हम कंपेयर करेंगे हैलाइड से। ये Br है और ये I लिखा हुआ है, ये 17th ग्रुप का हाइड्रोजन ग्रुप के एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारे एटम की साइज बढ़ती है। जब एटम की साइज बढ़ेगी तो एटम जो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, और न्यूक्लियस से दूर होने पर क्या होगा? उस पर जेफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, जिससे वो ग्रुप जो होगा आसानी से वह एलिमेंट निकल जाएगा। अब I और Br में देखना है साइज किसका बड़ा होता है, तो I आयोडीन सबसे नीचे आता है, Br से नीचे आता है। तो आयोडीन की साइज बड़ी होगी, तो जब एल्काइल सेम हो, एल्किल सेम हो, तो हम हाइड्रोजन के एटम को देखना कि जो सबसे नीचे आएगा उसकी साइज बड़ी होगी, इसीलिए उसको हम लोग बेटर लिविंग ग्रुप कहते हैं। लिविंग ग्रुप में छोड़ के चले जाना। तो यहाँ पे देखेंगे Br और I में, तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन होगा? आपका I। तो जितने जल्दी आपका I, मतलब इस चैप्टर में उसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जितने जल्दी न्यूक्लियोफाइल निकलेगा उतनी जल्दी कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ पाएगा। तो इन दोनों में जल्दी कौन निकलेगा? I, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है ना, उसका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम है, जल्दी निकल जाएगा। जो जितनी जल्दी निकलेगा दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो होगा उतनी जल्दी क्या करेगा? अटैक कर लेगा, कि जुड़ जाएगा आके। इसलिए ना CH3 CH2 I ये SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। P डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दैट ऑफ आर्थो एंड मेटा आइसोमर। इसमें क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। P मैटर है डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन देखिए आप स्ट्रक्चर बना हुआ है, डाई मतलब आपको 2 लगाना है। जैसे एक स्ट्रक्चर बेंजीन का हमने ये बना लिया, ये स्ट्रक्चर बना के बेंजीन का हो गया। एक क्लोरीन हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, एक पे हमने लगा लिया आर्थो पर
दूसरे स्ट्रक्चर में हम लगा लेंगे मेटा पर और तीसरे में लगा लेंगे हम पैरा पर, आर्थो मेटा पैरा। अब पूछ रहे हैं इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो ध्यान समझिएगा, यदि हम मेटा या आर्थो को हम एक साइड जोड़ कर उसके हम चेन बनाना चाहें, हम चेन बनाना चाहें तो उससे हम बहुत लंबी चेन नहीं बना पाएंगे। समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ। जैसे कोई स्ट्रक्चर ये बना है आपका, ये कोई स्ट्रक्चर आपका ये बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना। यदि यहाँ पे मैं एक आर्थो पे लगा दिया Cl, अब इसके बगल में आप कितने सिरे जोड़ पाएंगे आप, बहुत ज़्यादा। आप एक यहाँ जोड़ देंगे बस, इसको एक आप यहाँ जोड़ दिए बस कि सर हम एक यहाँ जोड़ देंगे तो एक Cl यहाँ लग गया, एक Br यहाँ लग गया, अब कहाँ बना पाएंगे आप। इसलिए लेकिन जो पैरा पर जो लगा रहे हैं इसको सीरीज जोड़ते हम ढेर सीरीज हम जोड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका क्रिस्टल लैटिक्स जो होता है एक सिमेट्रिकल बनता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्रिस्टल लैटिक्स में सेट होता चला जाएगा, क्योंकि इसकी सेटिंग अच्छी होती है। तो ये लिखा गया है ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पी आइसोमर, पी फॉर पैरा, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पी आइसोमर दैट फिट इन क्रिस्टल लैटिक्स बेटर देन एज कंपेयर टू आर्थो एंड पैरा। इसलिए हमारा इसका जो पी आपका ना पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपको क्लोरोबेंजीन दिया गया है, इसका रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से होना है। इस रिएक्शन का नाम होता है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। नाम याद रखिएगा, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेशन H2SO4 लेते हैं, उसको हीट करते हैं, यहाँ से HSO3 माइनस ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से H2SO4 से, और यहाँ बच क्या रहा है आपका, एक H बच रहा है और एक आपका O बच रहा है। अब यहीं से ये ग्रुप, अभी आपको पता होगा कि हमारे जो क्लोरोबेंजीन होता है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। लेकिन यहाँ पे बनते दोनों हैं, आर्थो वाला भी प्रोडक्ट बनेगा और पैरा वाले भी बनेंगे दोनों। जैसे बनाना चाहो तो प्रोडक्ट ये दोनों बनेंगे आपके, प्रोडक्ट ये दोनों बनेंगे आपके। एक आपका ये बनेगा, एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट भी ये बनेगा आपका, ये दूसरा प्रोडक्ट भी आपका बनेगा। यहाँ पे हम इस पे लगा देंगे SO3H। लेकिन क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा कौन बनेगा। तो ध्यान देना, ये आपका जो पैरा वाला जो होता है, आर्थो मेटा पैरा में जो पैरा पोजीशन पे होता है, ठीक है, ये कंपाउंड आपका ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। आर्थो वाला कम बनता है। लेकिन हम दोनों नहीं दिखाएंगे, हम दिखा भी सकते तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमसे मेजर पूछा है तो हमारा मेजर वाला बना देंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड ना, 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 पे 4 पे क्लोरीन आया तो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारा प्रोडक्ट बनता दोनों है, बट ज़्यादा ही बनेगा क्योंकि हमसे मेजर पूछा गया है, इसलिए हमने मेजर को शो किया है। हाइड्रोकार्बन C5H12 gives only one monochloronisation product. Identify हाइड्रोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C5H12 ये आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया गया है, इसका पेंटेन स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें बताना कि इसका ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। इसका ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा कि जो Cl2 से रिएक्शन करने पर हमेशा मोनोक्लोरिनेशन देगा, मतलब एक ही कार्बन का उस पर लग पाएगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर है आपका। आप यहाँ देखेंगे C5H12 देखेंगे, कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। H काउंट कीजिए
3 3 3 3। क्लियर हुआ? इसके और भी स्ट्रक्चर बनेंगे, और भी स्ट्रक्चर बनाने में समझा रहा हूँ, देखिएगा। यदि मैंने लिखा CH3 CH2 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 CH3, ये मैंने लिखा। यदि मैं इसका रिएक्शन Cl2 से करवाऊंगा, ध्यान समझिएगा, ये कार्बन आपका 1 डिग्री है क्योंकि एक से जुड़ा हुआ है। यदि आप इस बीच के किसी भी कार्बन को देखेंगे तो ये सब कार्बन कैसे हैं? सब ये सब कार्बन आपके 2 डिग्री कार्बन है। तो H यहाँ से भी हट सकता है और H यहाँ से भी हट सकता है। इस टाइप के स्ट्रक्चर में आपको 2 पॉसिबिलिटी आ रही है कि आपका मोनोक्लोरिनेशन भी हो सकता है, ये देखिए, और यहाँ पे कार्बन आपको 2 डिग्री वाले H को भी हटा सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मोनोक्लोरिनेशन। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें से आप H को चाहे जहाँ से हटाओगे, चाहे आप Cl यहाँ लगाओ क्योंकि H को ही रिप्लेस करेगा वो, चाहे H यहाँ से हटाओ, 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 जो भी बनेगा आपका उसमें जो कार्बन जो होगा वो 1 डिग्री ही बनाएगा वो, ठीक है ना। इसलिए कहा कि मोनोक्लोरिनेशन है कि यहाँ पे जहाँ पे भी आप Cl लगा दोगे सब आपका 1 डिग्री आएगा, 1 डिग्री 1 डिग्री। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये स्ट्रक्चर बनेगा। आई थिंक सवाल समझ में आ गया होगा। पेंटेन का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे स्ट्रक्चर बताना है कि जिससे हम Cl2 का रिएक्शन करवाएं तो मोनोक्लोरिनेशन नहीं हो, कि जो भी आपका हैलाइड बने वो 1 डिग्री बने आपका। तो ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ब्रोमोपेंटेन, which compound is more reactive towards elimination reaction and why? आपको 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन, ये बना हुआ है 2 ब्रोमोपेंटेन, ये आपका 2 ब्रोमोपेंटेन बना हुआ है। ये बना है आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना हुआ है। लास्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है 1 ब्रोमोपेंटेन, ये बना हुआ है भैया। आपके 3 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब पूछ रहा है इसमें से एलिमिनेशन कौन फास्ट करेगा? एलिमिनेशन मतलब अपने सिलेबस में 2 होते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा गामा एलिमिनेशन, लेकिन अपने सिलेबस में अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। जिस कार्बन से कोई हैलाइड जुड़ा है, जैसे यहाँ Br जुड़ा है, यहाँ पे Br यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Br यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं अल्फा, इसको हम कहेंगे अल्फा। इसके बगल वाले कार्बन को हम कहते हैं बीटा। ठीक, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर इसके ये तो आपका हो गया अल्फा कार्बन, क्योंकि कार्बन इसके बगल में ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। तो यक्स कार्बन जिस कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हो, यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा हो गया, ये क्या हो गया आपका बीटा हो गया। अल्फा बीटा समझ में आ गया। यक्स जिस कार्बन से जुड़ा हो उसको हम अल्फा कहते हैं, वह कार्बन नेक्स्ट जिस कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्ट उसको हम बीटा कहते हैं। अब यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन से क्या है, अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको निकाल दो। अल्फा से हम हाइड्रोजन निकाल लेंगे और बीटा से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। ध्यान देना, यहाँ पर 2 बीटा है, हम यहाँ से भी यश निकाल सकते हैं, यहाँ से भी यश निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी 3 कंडीशन है, हम यहाँ से भी यश कार्बन तो निकलेगा, ब्रोमीन तो निकलेगा यहाँ से, हम यश यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते, 3 जगह से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक ही जगह से निकाल पाएंगे बस। तो हम तीनों को निकाल कर देखते हैं, ध्यान देना। अब हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम हमेशा केमिस्ट्री में स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस H को निकालूंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, समझिएगा भैया, डबल बॉन्ड यहाँ। यदि मैं इस बीटा को निकालता हूँ तो इसके बगल में देखेंगे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप है। कहने का मतलब है
कि यदि डबल बॉन्ड जहाँ पे एल्कीन बन रहा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, जो सी डबल बॉन्ड सी आ रहा है, इसके बाद देख लेना उस ग्रुप के पास कितने एल्काइल ग्रुप हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होता है वह कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये आपका एल्कीन का हो गया। इसके दोनों तरफ देख लेना, एक तरफ या दोनों तरफ देख लेना किसके पास एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है। जिसके पास एल्काइल ग्रुप जितना ज़्यादा होता है वह जो होता है एलिमेंट उतना ही ज़्यादा, या वह कंपाउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा तो हमारा जो ये जो स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर कौन सा है आपका 2 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। यह स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, IUPAC नेम क्या पूछा इन्होंने हमसे, IUPAC नेम पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया था, इसकी आपको IUPAC बतानी है। ध्यान देना, हम नंबरिंग उस ओर से करेंगे कि जिस ओर से हमको जो ना डबल बॉन्ड पहले मिल जाए, डबल बॉन्ड पहले मिले। प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोग 11th पढ़े होंगे IUPAC में। यदि आपका फंक्शनल ग्रुप है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद डबल या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद आपके ब्रांच की। यदि मैं इधर से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5, तो आपका जो डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है। और यदि मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा। तो मैं इधर से नंबरिंग किया हूँ 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए ब्रांच किस पे आई है। यहाँ पे मिथाइल भी लिखा हुआ है, ब्रोमो है और मिथाइल है, दोनों नाम लिखा, और दोनों किस पे है, कार्बन नंबर 4 पे। क्लियर हुआ। लेकिन हम नेमिंग अल्फ़ाबेट वाइज करेंगे। मिथाइल में और ब्रोमो में पहले कौन आएगा, ब्रोमो। तो हमने क्या लिखा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट। पेंट मतलब 5 कार्बन है और डबल बॉन्ड किस कार्बन पर लगा है, 2 पर। यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि जब डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आया है तो डबल बॉन्ड को हम 2 की पोजीशन मानेंगे कि हम 3 की पोजीशन मानेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि डबल बॉन्ड के पे हमेशा छोटे वाले कार्बन को दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 और 3 में इस डबल बॉन्ड के नेमिंग देंगे 2 वाले कार्बन। तो क्या बनेगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ये आपके 10 क्वेश्चन की सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज हम लोग कर लेकर आएंगे। थैंक यू।